हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट एजियोट्रॉप्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, इससे पहले अगर आपको यदि अभी तक एजियोट्रॉप्स तक भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम्स पूछना चाहिए। ठीक है, हमें एक टीचर ने कहा था कि जो बंदा मतलब जो भी बच्चा, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं पूछता इस डर से कि कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो अगर आपको कोई हेजिटेशन है प्रॉब्लम पूछने में तो हेजिटेट मत करिए और अपनी प्रॉब्लम्स को पूछिए। चलिए स्टार्ट करते हैं द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो इनका ये डिफरेंस जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, इसलिए हम इसको रिपीट में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस फर्स्ट विच ओबे रॉल्ड्स लॉ। ठीक है ना, ये हमें पता है कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या करते हैं, रॉल्ड्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दे डू नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ। क्लियर? तो पहला डिफरेंस तो हमारे पास ये है। सेकंड, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस हम बात करते थे कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, एंड इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो क्या होता है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट कैन बी लेस देन और दैट कैन बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, देन डेल्टा एच मिक्सिंग in case of ideal solution is again 0 and in case of non-ideal solution delta H mixing is not equal to 0। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, याद रखिए पेपर के अंदर आपके अटेम्पटेशन के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। ठीक है, मार्क्स जो है अटेम्पटेशन के वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो अटेम्प्ट करना अच्छे से सीखिए पेपर को। आपको कितना आता है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अटेम्प्ट किस तरीके से करते हैं उसको। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हो गई। एंड आफ्टर दैट इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस द ए एंड बी इंटरेक्शंस आर सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। ठीक है, जो ए और बी की इंटरेक्शंस थी यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शंस थी वो बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस होती हैं। एंड इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन द इंटरेक्शंस बिटवीन ए एंड बी इज़ नॉट द सेम एज द इंटरेक्शंस बिटवीन ए एंड ए और द इंटरेक्शंस बिटवीन बी एंड बी। क्लियर है? देन आफ्टर दैट आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर एजियोट्रॉप्स नहीं बनते, है ना। एजियोट्रॉप्स आर नॉट फॉर्म्ड इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, और वहाँ पर क्या बनता था हमारे पास, एजियोट्रॉप्स बनते थे। एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, एंड देन कोई और डिफरेंस रह गया? हाँ जी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं तो इसके अंदर जो हमारा पी ए होगा वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। ठीक है, और हमारा पी बी किसके बराबर होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी के, यानी कि हमारा जो पी टोटल होगा किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जो पी ए है दैट इज़ नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ऑल्सो पी बी इज़ नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स ए, दैट इज़ वाई पी टोटल इज़ नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी एज प्रेडिक्टेड बाय द आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, एंड द लास्ट डिफरेंस इज द ग्राफ। ठीक है, जो हमने ग्राफ बनाए थे, याद आ रहा होगा आपको ग्राफ। ठीक है, इनका
तो लास्ट में आपको ये तो आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपकी खुद की नॉलेज के लिए आपको लिखना नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, आपको सोचना है बस, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस है तो आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो मैं रब कर देती हूँ इसको। हाँ जी, तो अब डिस्कस करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। कौन कौन से? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन। तो फर्स्ट जो डिफरेंस था, हम वैसे ही डिफरेंस लेके चलेंगे जैसे अभी हमने आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में किया, उससे आपको रिमेम्बरेंस जो है वो आसान रहेगी, ठीक है। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर हमने जो पहला डिफरेंस लिया था वो क्या लिया था कि आइडियल सॉल्यूशंस रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और नॉन आइडियल जो थे वो फॉलो नहीं करते थे। तो ये डिफरेंस तो यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों ही हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो दोनों ही रॉल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, तो वो पॉइंट यहाँ पे नहीं बनेगा। जो सेकेंड पॉइंट था क्या कि आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर डेल्टा वी मिक्सिंग थी, जो वो क्या थी हमारे पास 0 थी, और नॉन आइडियल में वो नॉट इक्वल टू 0 थी। तो वहाँ वो पॉइंट हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के केसेस में क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आती है, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आती है, नेगेटिव, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर सेम डेल्टा एच मिक्सिंग जो क्या आता है वो आता है पॉजिटिव, यानी कि जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस हैं उनमें डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक होते हैं ये। एंड यहाँ पर हमारे पास आती है डेल्टा एच मिक्सिंग हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करें थर्ड पॉइंट कि जो सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशंस थे उनके अंदर जो ए और बी की जो इंटरेक्शंस थी, ठीक है, वो कैसी होती हैं, दे आर लेस एज कम्पेयर टू द इंटरेक्शंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन ए एंड बी, दे आर मोर एज कम्पेयर टू द इंटरेक्शंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो इंटरेक्शंस कम होने की वजह से, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन कम है तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, तो इस केस में जो हमारा पी ए होता है वो ग्रेटर देन होता है किसके, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एंड सिमिलरली पी बी जो है वो ग्रेटर होता है इन पी नॉट ए इंटू एक्स बी के, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इसका अपोजिट, क्योंकि इंटरेक्शन ज़्यादा होती है इसलिए वेपर्स कम बनते हैं। वेपर्स कम बनने का मतलब जो पार्शियल प्रेशर्स होते हैं वो लेस होते हैं देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अगर पी ए की बात करें, पी बी दैट विल बी लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दोनों के दोनों ही एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, लेकिन इस केस में जो एजियोट्रॉप बनता है वो कैसा एजियोट्रॉप होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए यहाँ पर जो एजियोट्रॉप बनते हैं वो बनते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक। और इस केस में जो एजियोट्रॉप्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वो जो ग्राफिकल डिफरेंस था, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, हम बना लेते हैं इसको फटाफट से। इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन तो हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है ना, और सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन में ये ऐसे आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, मैंने इसकी वैल्यूज़ वगैरह नहीं लिखी, वो आप लिख लेना, ठीक है। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन हमारे पास जो ग्राफ आता है ये तो हमारे पास आइडियल का था, ठीक है, डॉटेड, और ये भी आइडियल का हो गया, और ये आ गया हमारे पास नेगेटिव डेविएशन वाला, ठीक है। तो आपको ध्यान है, तो पेपर में आप अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, स्पेस है तो, ठीक है। कई बार जो सेट वगैरह के पेपर आते हैं तो उसमें स्पेस नहीं होती,
तो वहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास टाइम आपने देखना और स्पेस देखना है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशन विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये दोनों जो डिफरेंसेस हैं आप ध्यान रखें। आप को मैं एक बात बताती हूँ कि पेपर के अंदर अगर हम स्पेशली हरियाणा बोर्ड की बात करें, सीबीएसई के अंदर भी, वैसे हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास कम से कम एक डिफरेंस ज़रूर आता है पेपर के अंदर। एक भी आ सकता है, दो भी आ जाते हैं कई बार। तो जितने भी डिफरेंसेस हैं वो आपने अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के अंदर ये हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे थे, तो ये आपने अच्छे से इसको याद करना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो कॉलिगेटिव वर्ड है ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ये एक लैटिन वर्ड से आया है, को और लेगर। ठीक है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। को मीन्स टुगेदर, ठीक है, और लेगर मीन्स टू लिंक। ठीक, तो कॉलिगेटिव का मतलब हो गया टुगेदर, लिंक, टू लिंक। ठीक है, मतलब आपस में जुड़े हुए। ठीक, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक टॉपिक रिवाइज करना चाहूँगी। हमने एक टॉपिक पढ़ा था रॉल्ड्स लॉ, ठीक है, फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, रॉल्ड्स लॉ हमने दो तरीके से पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था रॉल्ड्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स या वॉलेटाइल सॉल्यूशंस, एक हमने पढ़ा था रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था उसको हम देखते हैं वापस। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, तो हमने रॉल्ड्स लॉ डिस्कस किया था फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने जो सॉल्यूट लिया था वो कैसा था, नॉन वॉलेटाइल था। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको ये टॉपिक अभी 2-3 लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया इसको। सॉल्यूट जो था वो नॉन वॉलेटाइल था। नॉन वॉलेटाइल था मतलब इसके वेपर्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ जो इसके साथ सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको रिलेटिव लोवरिंग का कंसेप्ट समझाया था। तो ये वाली जो वीडियो है इसको आप एक बार दोबारा देख लें, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने डिस्कस किया था एक फॉर्मूला P0 माइनस PS बाय P0 दैट इज़ इक्वल टू X2। लास्ट में हमने ये डिराइव किया था। ठीक है, याद आ रहा है आपको? ठीक, अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप उस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें। तो मैं इसकी बात यहाँ पर क्यों कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर कि ये जो टर्म है दिस इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये किस पे डिपेंड करती है, X2 पे डिपेंड करती है। X2 क्या होता है, X2 इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। वहाँ पे मैंने आपको बताई थी ये बात, यानी कि जो वेपर प्रेशर कम हुआ, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो जो वेपर प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन का वो कम होगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कितना कम हुआ विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, अब व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किस बात पे डिपेंड करती हैं, विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, क्या मतलब, सपोज करें कि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर मैंने वाटर लिया एज सॉल्वेंट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने मिला दी 10 ग्राम शुगर, या मोल्स के अंदर हम ले लेते हैं। इसके अंदर जो मैंने शुगर मिलाई वो कितनी मिलाई,
10 मोल्स ऑफ शुगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक दूसरा बीकर है, ऊपर से कवर्ड है, उसके अंदर भी मैंने क्या लिया, सेम अमाउंट में वाटर लिया, ठीक है, वाटर का वॉल्यूम सेम लिया, और उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, कोई दूसरा सॉल्यूट, सपोज यूरिया ऐड कर दिया, लेकिन अमाउंट सेम रखी, 10 मोल्स यूरिया इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या, दोनों ही जो मेरे बीकर्स हैं, जो क्लोज्ड वेसल्स हैं, जो उसके अंदर वेपर्स जो बनेंगे वो किसके बनेंगे, यूरिया और शुगर दोनों ही कैसे होते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, यानी कि इनके वेपर्स नहीं बनते। तो यहाँ पे जो वेपर बनेंगे वो किसके बनेंगे, वाटर के बनेंगे दोनों ही केसेस में, यानी कि दोनों ही केसेस में। और वाटर के जो वेपर्स, अगर हम एक तीसरा और ले लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, थर्ड सेटअप के अंदर वाटर लिया, और उतना ही वाटर लिया जितना मैंने पहले अमाउंट के अंदर लिया था या दूसरे के अंदर लिया था, पहले और दूसरे के अंदर हम मान नहीं लेते हैं। सपोज़ यहाँ 100 ml वाटर है, ठीक है, यहाँ पे भी 100 ml लिया, और यहाँ पर भी जो वाटर लिया वो 100 ml लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या है, सिर्फ प्योर वाटर है, ठीक है। तो इस केस में जो वेपर्स बनेंगे, ठीक है, उनका जो प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, P0 फॉर वाटर, ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। इस केस में भी जो वेपर्स बनेंगे वो वाटर के ही बनेंगे, बट जो वेपर प्रेशर कहलाएगा वो किसका कहलाएगा, सॉल्यूशन का कहलाएगा, और वो क्या होगा, इस P0 से कम होगा। क्यों कम होगा, हमने डिस्कस किया था कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाती है, वेपर प्रेशर की लोवरिंग हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, वेपर प्रेशर कम हुआ होगा, ठीक है। तो अब जितना वेपर प्रेशर कम हुआ होगा, सपोज करते हैं ये हमारे पास ए है सेटअप, ये बी है, ठीक है, और वो प्योर लिक्विड है। तो यहाँ पर जो हम इसको क्या लिखते हैं, पी ए नहीं, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ए, ठीक है, और इसमें जो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बी जो होगा, उनकी जो लोवरिंग होगी, मतलब मान लीजिए वहाँ पर वेपर प्रेशर कितना बना है, 80, ठीक है। वेपर प्रेशर के जो यूनिट्स होते हैं वो बार एटमॉस्फेयर, सपोज 80 बार वेपर प्रेशर बना है इस केस में। तो यहाँ पर नो डाउट 80 बार से तो कम ही होगा। तो सपोज अगर यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वेपर्स के द्वारा, यानी कि जो वेपर प्रेशर है सपोज वो 60 बार है, तो यहाँ पर भी जो वेपर प्रेशर मिलेगा हमें वो 60 बार ही मिलेगा। मतलब क्या कि अगर हम सॉल्वेंट सेम ले रहे हैं, ठीक है, और उसके अमाउंट भी सेम ले रहे हैं, और हम उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूट की अमाउंट अगर सेम है, तो जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो दोनों केसेस में हमें सेम मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। अगर हम क्या करें कि दोनों ही केसेस में सपोज, अब एक और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि यहाँ पर मैं यूरिया की बजाय शुगर ले लेती हूँ, ठीक है, लेकिन इसके मोल्स चेंज कर देती हूँ, ये 5 मोल्स यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हालांकि सॉल्यूट सेम है, लेकिन हमने उसकी क्वांटिटी चेंज कर दी है, तब भी हमारी जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसकी वैल्यू हमें चेंज मिलेगी, यानी कि हमारा जो वेपर प्रेशर के अंदर चेंज है वो हमें अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। उन प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़?
the properties which depends upon the nature of the solute, amount of the solute and not on the nature of the solute, those properties are called as colligative properties. ठीक है, तो कितनी colligative properties हैं हमारे पास? अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पे जो डिपेंड करे, हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. फर्स्ट इज relative lowering of vapor pressure. ठीक है, वेपर प्रेशर. सेकेंड इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, थर्ड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एंड द लास्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डिस्कस करनी है. तो एक एक करके अभी हम इनको डिस्कस करते हैं. आज हम सिर्फ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे. बाकी की जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं. ठीक है, ये लेक्चर भी थोड़ा हो रहा है लेंथी. ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फटाफट से. ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. लेट मी रब. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और इसका जो डेरिवेशन है वो भी आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर हालांकि, तो वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हैं. दोबारा से इस टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं और एक इसमें से मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट आता है वो भी हम देख लेते हैं. तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज़ इक्वल टू X2. ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, यहाँ पर P0 क्या है? P0 इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, और PS क्या है हमारे पास? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, और X2 क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है? मोल फ्रैक्शन पे. और मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास? X2 किसके बराबर होता है? इट इज़ इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2. ठीक है, तो हम अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? N2 अपॉन N1 प्लस N2. तो अगर हम देखें तो ये टर्म किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द सॉल्यूट, इसीलिए एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब हमारे पास एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आ जाता है, कई बार हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना आ जाता है. किसका? सॉल्यूट का. ठीक है, अब आप कहेंगे कि मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता होता है ना, मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता होता है. सपोज करें किसी भी सॉल्यूट का, तो हमें वो नहीं, हमें निकालना आता है कई बार. ठीक है, कैलकुलेट करना आता है. तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. कैसे निकालते हैं? देखिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है. हमें इसको थोड़ा सा खोल के लिखते हैं. पहली बात, हम P0 माइनस PS अपॉन P0 इज़ इक्वल टू N2. N2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट किसके बराबर होते हैं? N2 किसके बराबर होता है? इट इज़ इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय में मोलर मास. सिमिलरली N1 किसके बराबर होता है? W1 बाय में M1 के. ठीक है, तो हम N2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? W2 बाय M2, और N1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? W1 बाय M1 प्लस N2 की जगह अगेन W2 बाय M2. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया. तो इसके अंदर एग्ज़ाम में हमें क्या निकालना होता है? हमें M2 कैलकुलेट करना आ जाता है कई बार. तो अगर हमें W2 दिया हुआ है, अभी हमें ये दिया हुआ है कि कितने ग्राम हमने सॉल्यूट के ऐड किए हैं. ठीक है, और हमें ये भी दिया हुआ है कि कितने ग्राम सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का अगर हमें मोलर मास पता है और अगर हमें वेपर प्रेशर पता है सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, तो हम क्या निकाल सकते हैं? M2
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप यहाँ से M2 को कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमारा सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड हो। कंसनट्रेटेड का मतलब कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो अमाउंट है, ठीक है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, मतलब हमारा जो सॉल्यूट है उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट हो सॉल्वेंट के अंदर, डाइल्यूट ना हो, बहुत ही कम मात्रा में सॉल्यूट ना हो। अगर हमारा सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, तो ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर हमारा सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, इस लोअर टर्म के अंदर इस N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि N2 विद रिस्पेक्ट टू N1 क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। मतलब अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, इसका मतलब क्या है कि N2 की वैल्यू बहुत ही कम होगी N1 के विद रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसलिए हम इस लोअर टर्म में से N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम N2 को नेग्लेक्ट करते हैं तो ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, दिस फॉर्मूला विल बिकम, मैं इसको यहाँ पढ़ा रहने देती हूँ और दोबारा से लिखती हूँ। ये तो हो गया हमारा फॉर द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, फॉर द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया तो ये टर्म हम यहाँ से हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन में P0, दैट विल बी इक्वल टू W2 बाई M2 अपॉन क्या रह जाएगा, सिर्फ W1 बाई M1। ठीक है, और अगर आप इसको अच्छे से लिखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, M1 टर्म ऊपर चली जाएगी और M2 टर्म नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा M1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास M2। ठीक है, एक मिनट, आज कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रही है, सॉरी। हाँ जी, तो क्या हो गया, P0 माइनस PS बाय में P0 क्या बन जाएगा, W2 इंटू में M1 और नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास, W1 इंटू M2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई होता है। अगर हमें W1 पता है, अगर हमें W2 पता है, अगर हमें M1 पता है और P0 और PS की वैल्यूज़ पता हैं, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर हमें बाकी सब चीज़ें पता हैं तो कोई दूसरा फैक्टर भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स, और इसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। आप लोग इतना इसको पढ़िए। और एक इसके अंदर और टॉपिक रह गया कि हम वेपर प्रेशर को पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन डिटरमाइन द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ठीक है, ओस्वाल्ड मेथड है हमारे पास, वो रह गया थोड़ा सा, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताना ज़रूर। ओके।